अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Once again, आपका teacher, English trainer Mr. Muhammad Nabil in front of you. Today I am going to specially discuss some about the subject verb agreement. आज मैं जिस मौजू पे जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो हमारा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक हम सब्जेक्ट और वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखिए, आज मैं आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के बारे में बात करूँ कि क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से लोग कहते हैं कि बहुत सारे हर एक टीचर से आपने सुना होगा, हर एक ट्रेनर से आपने सुना होगा कि भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ये हमारे सामने क्या होता है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब के यूज करते हैं और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये आपने सुना होगा। लेकिन आइए देखते हैं आज के लिहाज से कि क्या ये सच है। पहली बात तो ये है, सबसे पहले मैं ये लफ्ज लिखता हूँ कि यहाँ पे एक जुमला लिखता हूँ कि देयर इज नो रूल एंड regulation in English लैंग्वेज। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिहाज से अगर आप बात करें तो इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते। हर एक कहते हैं कि फलाने रूल के तहत ये बात की गई है और दूसरे कहते हैं कि फलाने रूल के तहत ये बात की गई है और वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रूल, दिस रूल, बट देयर इज नो एनी स्पेसिफिक रूल। इंग्लिश में अगर आप रूल एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट करोगे, इफ यू फॉलो द इंग्लिश रूल एंड रेगुलेशन, इट मींस यू विल बी फील लॉट ऑफ ऑर्डर इन योर लाइफ। यू डोंट हैव सॉल्यूशन अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। गॉट इट? तो आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगी। पहली चीज ये है, अभी यहाँ पे मैं इस चीज को प्रूव करूंगा। इंग्लिश जो है ये रूल एंड रेगुलेशन पर मबनी नहीं है। पहले भी मैंने बताया है कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे भी हम पढ़ाते हैं। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट भी है, लैंग्वेज भी है। क्योंकि जब मैं कहता हूं कि भाई मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट में मास्टर किया हो, इट मींस कि इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ रिलेशन है, जिसमें हम लिटरेचर को पढ़ते हैं। लिटरेचर के लिहाज से हमारे पास प्रोज पोएम को कॉम्बिनेशंस कर लेते हैं तो एक सब्जेक्ट बनता है। वो एक प्रॉपर इंशाल्लाह मैं आपको वैल्यू बना के दे दूंगा कि भाई इंग्लिश एक्चुअली है क्या चीज और किस तरीके से हमें इंग्लिश को पढ़ते हैं और क्या क्या सिस्टम है, क्या लिंक हमारे पास इसके साथ हमारा लिंक क्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये फिक्र को आप ज़हन नशीन करें कि देयर इज नो रूल एंड रेगुलेशंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। अगर कोई कहे कि भाई हम रूल एंड रेगुलेशन के तहत इस चीज को पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे अभी आपके सामने मैं बात करूंगा कि भाई क्या रूल एंड रेगुलेशन अडॉप्ट होते हैं कि नहीं होते। देखिए, हमारे सामने आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं आपको बात बता दूं, देखिए, जब भी आप किसी के शोल्डर पे बंदूक चलाने की कोशिश करोगे ना, तो बेटा कभी भी आपका निशाना परफेक्ट नहीं हो सकता। डोंट ट्राई टू फायर बाय द हेल्प ऑफ अदर्स। कभी भी दूसरे की मदद से फायर करने की कोशिश मत करें। ट्राई टू बिलीव इन योरसेल्फ, देन यू विल बी गॉट सम अचीवमेंट इन योर लाइफ। दिस इज परफेक्टली, देयर इज नो डाउट। This is confirmed. This is my personal experience. If you do something by your own self, it means you will be success. You will be doing everything. You will be face hurdle because life is the name of problems. If you observe, if you try to read the life of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, this is the sunnah to the problems. Life is actually problems है। Life क्या है? ये problems है। There is no doubt. अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जब हम इंग्लिश लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एक्चुअली इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर रहा है, जो कि रीडिंग होता है। तो सब्जेक्ट लिहाज से यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस एंड स्कूल्स में जब हम होते हैं तो फिर इसको हम लिटरेचर की बुनियाद पे हम पढ़ते हैं। एक्चुअली इंग्लिश क्या है, ये एक लैंग्वेज है। किसी भी लैंग्वेज के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लैंग्वेज के लिए हमें 2 पर्सन्स की जरूरत होती है। 2 पर्सन्स। अगर आपके सामने 2 शख्स मौजूद है, यानी
वन, ठीक है, और दूसरा आपके सामने कोई और मौजूद है, तो इट मींस कि इनके दरमियान लैंग्वेज का सिलसिला हो सकता है, ठीक है। मैं सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट की बात करूं, लेकिन यहां पे समझने की कोशिश करें। दो आदमी मौजूद हो आपस में तो ये बात कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ एक थर्ड पर्सन की भी जरूरत होती है। अगर थर्ड पर्सन ना हो, थर्ड थिंग्स ना हो, तो इट मींस दे विल नॉट एबल टू कम्युनिकेट टुगेदर। ये अपने साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, दिस इज कंफर्म है, ठीक है। अब जरा देखिए किस तरीके से अब ये लैंग्वेज के जब ये इस्तेमाल कर सकते हैं, आप समझ लें कि ये हमारे पास क्या है, एक ए है और इसको आप सपोज कर लीजिए बी है। व्हेन ए एंड बी ट्राई टू कम्युनिकेट टुगेदर, व्हाट दे विल डू, वो क्या करते हैं, इन लैंग्वेज जब बार से वजूद आता है तो इसमें कोई चीज का इस्तेमाल होता है जिसको हम सेंटेंस कहते हैं, सेनेंसेस का इस्तेमाल करके हुए लैंग्वेज फाउंड होता है। अब ये क्या करते हैं, सेनेंस का इस्तेमाल करते हैं, समझ आ रही है। अब ये ए जो है ना, ये सेनेंस करेगा, बोलेगा, और ये रिस्पॉन्स करेगा बीइंग अ सेनेंस, इसको रिस्पॉन्स देगा। अब देखिए जब ये सेनेंस का रिस्पॉन्स देगा तो ये सेनेंस का इस्तेमाल करके, और सेनेंस की इस्तेमाल के लिहाज से हमें क्या मिला, एक जबान पाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं किसी को बोलूं कि हाउ आर यू, okay, I'm fine, what about you, I'll reply that alhamdulillah I'm good and hunky dory. So this is the actually ये क्या है, एक कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जांपल आप किसी बात करते हैं, going, yes, going, where, to market, for what, to buy something, ये सब के सब चीजें क्या है, what is your name, my name is XYZ, what's your father name, my father name is XYZ, what do you do, I'm a student, I'm a teacher, I'm a doctor, etc. These are the sentences, got it? तो इस सेंटेंस की बुनियाद पर हमें क्या मिलता है, लैंग्वेज बनता है, समझ आ रही है। अब सेंटेंस किस कहां से आया, देखिए ऑलरेडी मैंने बात की है कि जब भी आप किसी लैंग्वेज को पढ़ना चाह रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज को आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सबसे पहले साउंड्स की जरूरत होती है। साउंड क्या है, साउंड इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी जुबान को बोलने के लिए हमें साउंड की जरूरत होती है। अगर साउंड नहीं है, वी आर नॉट एबल टू स्पीक एनी लैंग्वेज, even our mother tongues, even the second language or third language or anyone, किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए हमें साउंड की जरूरत होती है। साउंड्स को जब हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है, लेटर बनता है, यानी साउंड की रिटन फॉर्मेशन लेटर बनती है। अब लेटर जब बने तो लेटर्स की कलेक्शन को, जब हम मीनिंगफुल लेटर्स मिले, हमें मीनिंगफुल लेटर्स मिले तो हमें क्या मिलता है, ये हमें वर्ड्स देता है। अब वर्ड्स की कॉम्बिनेशंस के लिहाज से हम क्या करते हैं, सेनेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने बता दिया है कि दो आदमी आपस में बी एंड ए के दरमियान जब गुफ्तगू होगी तो वे सेनेंस का इस्तेमाल करेगा, और सेनेंस के इस्तेमाल करने को, इसी सेनेंस का इस्तेमाल करके हम इसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन कहा जाता है, और या हम इसको डायलॉग्स के नाम दे देते हैं, ठीक है। ये डायलॉग्स जब होती है तो इस डायलॉग्स में किस चीज का इस्तेमाल होता है, सेनेंस का इस्तेमाल होता है। अब एक्चुअली सेनेंस क्या होता है, इसी लिहाज से हमारा जो सब्जेक्ट और वर्ड एग्रीमेंट का जो टॉपिक है इसका हम बात कर लेंगे। लेकिन देखिए आज मैं आपको सब्जेक्ट और वर्ड एग्रीमेंट की बात करूंगा और ये प्रूफ करूंगा कि देयर इज नो रूल एंड रेगुलेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। किसी भी जबान को सीखने के लिए, हद तक स्पेशली आई एम द इंग्लिश ट्रेनर, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश, देयर इज नो एनी रूल एंड रेगुलेशन। English is the name of concept and fact. If you have a concept, if you have a fact, it means you will be able to speak confidently and fluently in front of anybody, in front of gathering crowds or single persons. Then you will be speak everything. If you have a concept, if you don't have any concept, it means what will you say? अब क्या बोलेंगे किसी के सामने, कुछ भी नहीं बोल सकते। तो एक्चुअली क्या है, हमारे पास किसी भी जुबान को बोलने के लिए क्या चाहिए, कंसेप्ट और फैक्ट चाहिए। और कंसेप्ट और फैक्ट क्या होता है, कंसेप्ट और फैक्ट एक्चुअली नाम है, कंसेप्ट एंड फैक्ट जो है ये किसे कहते हैं, ये कहते हैं ग्रामर्स को, ठीक है। इसी वजह से आपने सुना होगा मैंने से ग्रामर इज द की ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर्स क्या है, ये की है और लैंग्वेज इज लैंग्वेज के लिए, क्योंकि आपके पास की अगर मौजूद ना हो, कंसेप्ट और फैक्ट आपके पास ना हो तो वो क्या होगा, यानी आप किसी भी लैंग्वेज को नहीं बोल सकते। You should need to concept and fact, and then you will be deliver, and then you will be communicate each and everybody. This is clear and this is perfect. There is no any other
single talk. Got it? If anybody say that I don't have any concept, then it means he will be speak some lie. Anybody will be not trusting upon any talk, any communication, any dialogues between anywhere. He wanna talk somebody. Okay? So इसलिए यही मैं बात कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे क्या है, ग्रामर जो है ये फैक्ट एंड कंसेप्ट है, और यही सिलसिले की बुनियाद पर, इसी चीज की बुनियाद पर हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट की बात करेंगे। क्योंकि अगर हम सेंटेंस को नहीं जानते, देखिए सेंटेंस कहाँ से आया, कोई आपसे पूछे where can sentence arrive here in the world, सेंटेंस कहाँ से, देखिए सेंटेंस की बुनियाद क्या है, हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं, लैंग्वेज के लिए साउंड की जरूरत है, साउंड इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, एंड व्हेन साउंड कन्वर्ट इनटू रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्मेशन ऑफ द साउंड इज कॉल्ड letter, the collection of meaningful letters is called word, when words combine together which give us full meaning in complete sense is called sentence। ये सेंटेंस है, इसके साथ मैं बात करूंगा सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट की बुनियाद पर, फिर इंशाल्लाह आपको यहां तक पता चल जाएगा। अभी देखिए, जो मैंने बताया कि भाई दो आदमियों के दरमियान में जब गुफ्तगू होती है तो उसमें किस चीज का इस्तेमाल होता है, सेंटेंस का इस्तेमाल होता है। तो यहां पे मैं बात करूंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंफर्म में अभी से आपको कहता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर आप कंसेप्ट और फैक्ट ना हो, आप रूल्स की बुनियाद पे जाओगे, तो मैं अभी आपके सामने इसको प्रूव करता हूं कि भाई ये क्या चीज है। हम क्या करते हैं, सेंटेंस की पहचान करते हैं कि सेंटेंस का जो ताल्लुक है ये किसके साथ है, सेंटेंस का ताल्लुक है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। अब देखिए सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट से क्या मुराद है, क्योंकि हमारे सामने सब्जेक्ट की टाइप्स है और वर्ब की भी कुछ टाइप्स है। उस टाइप्स को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यानी सब्जेक्ट का जो टाइप्स है उस टाइप्स को दूसरी वर्ब का जो टाइप्स है उसको आपस में मैच करेंगे। अगर मैच नहीं करता तो वो एग्रीमेंट के लिहाज से नहीं कहता। इसकी मिसाल मैं आपको कुछ यूं देता हूं, जैसे कि मैं यहां पे बोलूं कि भाई ही इज or am waiting for your call। He is or am waiting for your call। अब आपसे कोई पूछे, किसी से भी आप पूछ लें कि भाई इसमें कौन सा करेक्ट सेंटेंस, कौन सा हेल्पिंग वर्ड जो है वो हम करेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो डायरेक्टली बोलेगा कि भाई ये इसके इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछिए कि भाई इसके इस्तेमाल आपने क्यों किया, वो कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब हमने लगाया है, हेल्पिंग वर्ड, जिसको हम फिनाइट और वर्ब भी कहते हैं कि भाई ये फिनाइट है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के लिहाज से। लेकिन अब जरा देखिए कि भाई यहाँ पे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है किस तरीके से इसको वो कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप सेंटेंस को समझें। सेंटेंस क्या होता है, मैंने बता दिया कि सेंटेंस हमारे पास होता है collection of meaningful words which give us complete meanings and complete sense। अब देखिए यहां भी एक बात है कि सेंटेंस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है। देखिए इसमें बहुत सारे और टॉपिक भी मैं आपको लेके आऊंगा जो कि क्लास और सेंटेंस की बात करें। कुछ लोग क्लास को सेंटेंस कहते हैं और सेंटेंस को क्लास कहते हैं, ये भी गलत बात है। इस भी मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो आपके लिए बना के लाऊंगा। लेकिन यहां पे देखिए हर वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो हमें मुकम्मल मतलब दे और समझ दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सेंटेंस कहेंगे। यानी सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड व्हिच गिव अस कंप्लीट सेंस एंड फुल मीनिंग। जो हमें मुकम्मल सेंस दे दे और मीनिंग दे दे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सेंटेंस कहेंगे। अब अगर देखें तो यहाँ पे आपके सामने कलेक्शन ऑफ वर्ड्स की बात आ गई है। अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि ये वर्ड्स कौन से वर्ड्स होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड्स की बात है ये कहीं ना कहीं इशारा है स्ट्रक्चर के लिहाज से, स्ट्रक्चर की तरफ। किसकी तरफ इशारा है, स्ट्रक्चर की तरफ। अभी स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, फ्रेमिंग को कहते हैं। फ्रेमिंग यानी फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस की जब बात हो रही है तो वो हमारे पास स्ट्रक्चर की बुनियाद करेंगे। अगर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लेंगे, स्ट्रक्चर किसके बारे में बात करेंगे, यानी लाजमी बात है कि यहाँ पे हमें सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है।
अब देखिए बहुत सारी थ्योरी है जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे मिस्टेक जो ट्रेडिशनल लिहाज से हम किताबों को फॉलो करते हुए हमसे बहुत सारे मिस्टेक होती है। वी डोंट नो अबाउट द बेसिक ऑफ द इंग्लिश। अगर हमारी बेसिक मजबूत नहीं होती, यकीन माने अभी ये स्ट्रक्चर की बुनियाद पे मैं आपसे बात करूंगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दूंगा, फिर उस पर सोचें कि भाई कितना हम गलत बात कर रहे हैं। अभी देखिए अब स्ट्रक्चर से मुराद क्या है कि स्ट्रक्चर कोई जुमला किस चीज से बनता है। देखिए एक सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस, देखिए यहां पे हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम जुमले के स्ट्रक्चर को इस महदूद लिमिट तक रखते हैं कि यहां पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट आप नहीं लिख सकते। देखिए किसी भी जुमले में सब्जेक्ट वर्ड ऑब्जेक्ट ये है, ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। इट इज नॉट अ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर इज एनीथिंग एल्स। ये जो ऑब्जेक्ट आप कह रहे हैं ये 10% हम इसको स्ट्रक्चर कर ले सकते हैं। वी कैन अप्लाई इन 10% इन अ कम्युनिकेशन ऑन इन अ ग्रामेटिकल इश्यूज। हम इसको ग्रामेटिकल इश्यूज के लिहाज से बात करते हैं तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम अदर वर्ड्स लिखेंगे, अदर्स वर्ड्स। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर हुआ जुमले का वो क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस अदर वर्ड्स। अब अदर वर्ड्स में क्या आ सकता है, अदर वर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ आपका यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। देखिए अदर वर्ड्स में क्या हो सकता है, अदर वर्ड्स में आपका नंबर 1 ऑब्जेक्ट को ले लें, ठीक है, नंबर 2 आप कॉम्प्लीमेंट को ले लें, नंबर 3 आप एडवर्ब को ले लें, ठीक है, नंबर 4 आप एजेंट को ले लें, नंबर 5 आप मॉडिफायर को ले लें, ठीक है। और कहीं कहीं ये हो सकता है कि भाई हमारे पास अदर वर्ड वर्ब के बाद कुछ और लफ्ज आ जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ब की मिसाल के लिहाज से हम इसको यानी प्रेडिकेट के हिसाब भी ले सकते हैं। ये प्रेडिकेट होता है, ठीक है, और प्रेडिकेट के साथ साथ हम फ्रेज का भी इस्तेमाल करते हैं। फ्रेज भी आ सकते हैं वर्ब के बाद। फॉर एग्जांपल कुछ मिसाल में दे दूं यहाँ पे आपको। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि भाई he is playing in the garden, तो in the garden क्या है, एक फ्रेज है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि she respects the elders, respect the elders क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। अब फिर से मैं कहता हूं कि भाई he was born at 571 AD, तो 571 AD हमारे पास मॉडिफायर रहा। अगर फिर मैं कहूं कि भाई he was died because of cancer disease, अब यहां पे देखिए डिसीज क्या हुआ, ये आपके सामने एजेंट हुआ। अगर मैं फिर से कहूं कि he went to पेशावर, तो पेशावर क्या हुआ, ये एडवर्ब हुआ। अगर मैं कहूं कि I am a teacher, तो टीचर क्या रहा, ये कॉम्प्लीमेंट रहा। और फिर से मैं कहूं कि भाई he likes an apple, तो an apple जो है ये ऑब्जेक्ट रहा। तो आप महदूद लिमिट के लिए ये नहीं कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिहाज से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें स्ट्रक्चर के लिहाज से मिलती है। अब यहाँ पे देखिए, अब सवाल मेरे यहाँ पे देख लें कि भाई हम कितना कंफ्यूज है हम कितना कंफ्यूज है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक जुमले के लिहाज से लिखूं कि भाई he is died, अब देखिए ये एक जुमला है कि नहीं है, ये परफेक्टली एक सिंपल सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस। अब देखिए ये जब सिंपल सेंटेंस है, हम सब्जेक्ट को एक्चुअली क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को हम कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, टीचर्स कहते हैं। मैं कहता हूं कि कंफर्म गलत है। सब्जेक्ट कभी भी डूअर ऑफ एन एक्शन हो सकता है लेकिन वो कोई और चीज है। सब एक्शन आप नहीं कह सकते। सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। टीचर्स के डूअर ऑफ एन काम करने वाला सब्जेक्ट है। अब देख लीजिए यहां पे सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट को तो आप क्या ये डूअर ऑफ एन एक्शन है, वो बेचारा तो मर गया, वो बेचारा तो मरा हुआ है, ठीक है, ही इज डॉल्ड, ये बेचारा इसमें तो जान ही नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट को इस तरीके से आप सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन। यहां पे लिखा है काम करने वाले को सब्जेक्ट कहता है। फॉर्म आपका जुड़ाई करते हो सब्जेक्ट के लिहाज से, तो ये रूल्स भी आपके सब्जेक्ट क्या है, ये डूअर ऑफ एन नहीं होता। समझ आ रही है? कह सकते हो कि यू 10% नॉलेज अबाउट इट, और बस 10% नॉलेज है सब्जेक्ट के लिहाज से कि भाई हम क्या कह सकते हैं कि सब लोग कहते हैं देयर इज नो सब्जेक्ट एनीथिंग एल्स।
सब्जेक्ट कोई और चीज है। आज जो हमारा टॉपिक है वो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से है, तो मैं सब्जेक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए कि सब्जेक्ट एक्चुअली क्या चीज होता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट कैन बी डूअर एंड नॉन डूअर। सब्जेक्ट क्या है? डूअर और नॉन डूअर कहलाता है। समझ आ रही है? सब्जेक्ट डूअर भी होगा और नॉन डूअर भी होगा। इन चीज को समझने के लिए आपने यहां पे थोड़ा ध्यान देना है। अभी देखिए, हमारे पास जो सब्जेक्ट है, एक्चुअली तीन चीजों को हमने समझना है। एक सब्जेक्ट, नंबर 2 ऑब्जेक्ट, नंबर 3 जो बहुत सारे टीचर्स कहीं इसको जाहिर ही नहीं करता, कहीं इसके बारे में बात ही नहीं करता। आई डोंट नो व्हाई, I don't know about this, that why they don't discuss about these things, because this is the actually things what we are talking about in sentences. ये चीज अगर आपको पता ना हो तो ये जुमला इसके बगैर बन नहीं सकता। अब इसको क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। ये तीन चीजें क्या है? ये आपकी जुमले पे स्टार्ट पे डिपेंड करता है कि भाई हमारे पास एक्चुअली सब्जेक्ट को हम पहचान लेंगे तो फिर ठीक बात होगी। अब जरा देखिए, मैंने बताया कि हमारे पास एजेंट, यानी एक मैंने कहा सब्जेक्ट और दूसरा मैंने बोला ऑब्जेक्ट। अब देखो, मैं कहूंगा कि भाई ये चीज आप कहेंगे सर ये कहां से बात आ गई। अब ये देख ले, सबसे पहले जो हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है? सब्जेक्ट डूअर एंड नॉन डूअर ऑफ एन एक्शन होता है। नॉन डूअर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, पहली बात यह है। और दूसरी बात, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमारे पास ऑलवेज यूज्ड इन स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट हमेशा के लिए कहां पे इस्तेमाल होता है? जुमले के शुरू में इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट कैन बी डूअर ऑफ एन एक्शन एंड नॉन डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट इज यूज्ड इन स्टार्ट ऑफ सेंटेंस यूजुअली, आमतौर पर हमेशा के लिए, बट ऑलवेज, नॉट इन यूजुअली, ऑलवेज वी यूज इन स्टार्ट ऑफ सेंटेंस द सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट हमारे पास, जिसको आप कहते हैं ना कि डूअर ऑफ एन एक्शन, ये सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, डूअर ऑफ एन एक्शन ये सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट क्या होता है? एक्चुअली सब्जेक्ट हमारे पास डूअर ऑफ एन एक्शन होगा और नॉन डूअर ऑफ एन एक्शन होगा और यूज इन स्टार्ट ऑफ सेंटेंस होगा। और नंबर 3 जो है, सब्जेक्ट एक्चुअली है क्या चीज? सब्जेक्ट इज अ वर्ड which we talk about in the sentence। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो लफ्ज है जो हम किसी जुमले में जिसके बारे में बात करते हैं, यानी जुमले में किसी चीज किसी लफ्ज के बारे में जब बात की जा रही है तो वो हमारे पास एक्चुअली क्या होता है? वो सब्जेक्ट होता है। हम कहते हैं कि सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन, बिल्कुल डूअर ऑफ एन एक्शन होगा, लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि यहां पे he is died is a simple sentence, but he is not a doer of an action. So how you can say, but prove it, how is the subject? अब ये सब्जेक्ट कैसे हैं? अब जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करें। सब्जेक्ट क्या है? doer of an action, non-doer of an action and used in start of sentence, but this a word which we talk about in the sentence, जिसके बारे में हम जुमले में बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? एक्चुअली सब्जेक्ट होता है। नंबर 2 जो आपके सामने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं रिसीवर ऑफ एन एक्शन। रिसीवर ऑफ एन एक्शन कहते हैं, यानी किसी भी एक्शंस को, एक्शन से मुराद क्या है? वर्ड। कोई भी वर्ड जब हो रहा है तो वर्ड के लिहाज से मैं बात करूंगा, वर्ड हमें शो करता है किस चीज को, वो भी बात करता हूं, लेकिन यहाँ पे आप सब्जेक्ट और वर्ब, इस तीन चीजों को बात को समझ लें तो इंशाल्लाह वर्ब में बात करूंगा, क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं। अभी देखिए, यानी रिसीवर ऑफ एन एक्शन जो हमारे पास है वो क्या होगा? वो हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट होगा। कोई भी काम को अपनी तरफ रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होगा। अब जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जिसको आप कहते हैं ना कि डूअर ऑफ एन एक्शन, वो डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं होता। डूअर ऑफ एन एक्शन किसे कहते हैं? एजेंट्स को कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी जो डूअर ऑफ एन एक्शन होगा वो एजेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अभी पाकिस्तान का कोई एजेंसीज का बंदा बाहर जाके पकड़े तो वो उसको क्या कहते हैं? ये पाकिस्तानी एजेंट है, यानी पाकिस्तान के लिए काम करने वाला
अमेरिका कोई यहाँ पे आ जाए तो उस बंदे को जब हम यहाँ पे पकड़े पाकिस्तान में तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये अमेरिका का एजेंट है, अमेरिकन एजेंट है। तो एजेंट जिसके लिए काम किया जा रहा है, जो काम करने वाला होता है, उसको एजेंट कहते हैं एक्सेल में। तो एजेंट को क्या कहलाता है? एजेंट कहलाता है, एजेंट इज कॉल्ड डूअर ऑफ एन एक्शन। और रिसीवर ऑफ एन एक्शन क्या कहता है? ये नॉन डूअर होता है। लाजमी बात है कि जो एक्शंस को रिसीव करता है वो नॉन डूअर होगा। और डूअर ऑफ एन एक्शन क्या होगा? यानी ये हमारे पास एजेंट को कहलाए, एजेंट कहलाता है। डूअर ऑफ एन एक्शन क्या कहलाता है? एजेंट कहलाता है। अब जरा मेरी बात को समझने की कोशिश कर ले। अगर मैं यहां पे बात करूं कि एक मैंने बात की कि सब्जेक्ट होता है, दूसरी मैंने बात की कि भाई ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अगर हम बात करें तो एक मैंने बताया एजेंट, तो अब और से समझने की कोशिश करें। जो हमारा सब्जेक्ट है ये एजेंट बन सकता है, यानी सब्जेक्ट हमारा एजेंट बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी हमारा एजेंट बन सकता है। यानी जो सब्जेक्ट होगा वो एजेंट बन सकेगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी एजेंट बन सकता है। समझ आ रही है? सॉरी, यहां पे जो एजेंट है, सॉरी, यानी जो एजेंट है, एजेंट हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। यहां पे मैंने बात कर ली है, एजेंट हमारा सब्जेक्ट बन सकता है और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। यानी अब एजेंट कैन बी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैन बी सब्जेक्ट। अब यहां पे कोई नई बात आ गई है कि सर ऑब्जेक्ट कैसे सब्जेक्ट बन सकता है? अब जरा इन बात को मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं। अब इस बातों को मैं प्रूफ कर दिखा देता हूं कि भाई ये क्या है, ये एजेंट क्या है। अब जरा मेरी बात को यहां पे समझिए। मैंने यहां क्या बोला? मैंने यहां पे बोला कि भाई हमारा एजेंट भी सब्जेक्ट बन सकता है। और एजेंट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये हमारे पास रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है। ठीक है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है। यहां तक बात समझ आ गई है? इस बात को आप जरा नोट कीजिएगा। यहां तक जो है, यानी सब्जेक्ट हमारे पास डूअर ऑफ एन एक्शन एंड नॉन डूअर ऑफ एन एक्शन व्हिच इज यूज्ड इन स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, बट द वर्ड्स इन व्हिच वी टॉक अबाउट in a sentence is called subject, but object is the receiver of an action and agent is a doer of an action. अगर आपको इस चीज का पता ना हो तो it means कि you are not able to learn some subject and word agreement। यहां तक बात को समझने की कोशिश करें। अभी आगे चलते हैं। यानी मैंने यहां पे बताया कि भाई हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस चीज से बनेगा? वो हमारा एजेंट भी सब्जेक्ट बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट बन सकता है। और जिंदगी में मैं पहली बार इंशाल्लाह आपके को ये बात सुनने को मिलेगा कि भाई ऑब्जेक्ट हमारा कैसे सब्जेक्ट बन सकते हैं। अब जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अब यहां पे मैं लिखता हूं कि दे आर reciting the holy book। They are reciting the holy book। अब यहां पे are reciting the holy book यानी कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये जो बात है ये किसके बारे में हो रही है? ये बात जो है ये किसके बारे में हो रही है? ये दे के बारे में हो रही है। और जब दे के बारे में जो बात हो रही है तो जब जिसके बारे में बात की जाए तो हमारे पास क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, यानी ये जो तिलावत किया जा रहा है, कुरान मजीद को पढ़ा जा रहा है, कुरान मजीद को की तिलावत की जा रही है, तो वो किसके यहां से है? ये और द होली प्रॉफिट द होली बुक एज बीइंग रिसाइटेड अबाउट whom they, so there is a talk about they। और हमेशा के लिए स्टार्ट ऑफ सेंटेंस में है कि नहीं है, और काम करने वाला है कि नहीं, यानी दे हमारे पास क्या है? यानी यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये एजेंट भी हुआ, क्योंकि काम करने वाले को एजेंट कहते हैं, और सब्जेक्ट भी हुआ, और इसको हम एजेंटिव सब्जेक्ट कहते हैं। एजेंटिव सब्जेक्ट कहते हैं। अब जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैंने क्या कहा? मैंने यहाँ पे कहा था कि भाई हमारे सामने कोई एजेंट जो है ये क्या बन सकता है? ये सब्जेक्ट बन सकता है। और फिर मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है ये क्या बन सकता है? ये भी सब्जेक्ट बन सकता है। यानी कोई एजेंट सब्जेक्ट बन सकता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन सकता है। अब जरा मेरी बात को सुन ले। ये जो बात की जा रही है, मैंने सब्जेक्ट की तारीफ क्या की थी? सब्जेक्ट की तारीफ मैंने की है कि सब्जेक्ट इज द वर्ड व्हिच कैन बी डूअर एंड नॉन डूअर। अभी ये देखिए, ये डूअर हुआ कि नहीं हुआ? एजेंट हुआ। डूअर एजेंट को कहते हैं।
तो एजेंटिव हुआ, यानी काम करने वाला हुआ। अब देखिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट रहा, जिसके बारे में हम बात करेंगे तो वो सब्जेक्ट रहता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वो हमारे पास ये जुमले में दे है, और काम करने वाला भी, जब काम करने वाला होगा तो एजेंटिव सब्जेक्ट कहलाता है। अब जरा देखें तो ये एजेंट क्या, ये प्रूफ हुआ कि एजेंट हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। अब ऑब्जेक्ट कैसे सब्जेक्ट बनेगा जरा देखिए। एजेंट हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा, तो यहां पे मैं लिखता हूं, इसी जुमले को मैं लिखता हूं। देखिए इसमें अगर आप इसको एनालाइज कर ले तो ये हम आपके पास सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये वर्ड है, जिसको आप वर्ड फ्रेज भी कह सकते हैं, और ये क्या है, ये अदर वर्ड्स है। ये अदर वर्ड्स में क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये रिसीवर ऑफ एक्शन, ये जो एक्शन हो रहा है ये किस पे हो रहा है, होली बुक पे हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, रिसीवर ऑफ एक्शन, और रिसीवर ऑफ एक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यहां पे हो गया। अब जरा देखिए इसी जुमले को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं, मैं लिखता हूं कि भाई द होली बुक, द होली बुक इज बीइंग read by them, the holy book is being read by them। अब जरा देखिए इतनी बेवकूफियत की कोई हद होती है यार। देखो यानी जब आप साउंड करते हैं ना, तो साउंड करने को देखें यार, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। लोग कहते हैं कि भाई ये आप क्या है, ये पैसिव वॉइस है। लोग कहते हैं पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेके आते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लेते हैं। यार कैसे आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कि कैसे हो सकता है कि भाई यहां पे मैं तनवीर हूं, वहां पे जाके कोई और हो जाओ। यार कोई भी चीज काम के लिहाज से, पैसे के लिहाज से बदल सकता है, लेकिन इंसान इंसान ही रहता है। इंसान से नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कभी कोई जानवर नहीं बना सकता। समझ आ रही है? तो यही चीज है कि यहाँ पे अगर देखें तो ये इज बीइंग रेड बाय देम, उनके जरिए पढ़ा जा रहा है। ये देखिए ये बात हो रही है, ये एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट जो है ये किसके बारे में हो रही है, ये स्टेटमेंट अगर देखें तो क्या पढ़ा जा रहा है, कुरान मजीद। तो मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि भाई वो लफ्ज जिसके बारे में हम जुमले में बात करें तो वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है सब्जेक्ट। यहां पे भी ये सब्जेक्ट है, यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन कैसा सब्जेक्ट है, अब जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अब ये बाकी ये बीइंग रेड जो है ये क्या बना, ये आपके सामने वर्ब बना, ठीक है, ये वर्ब फ्रेज रहा। और देम जो है यहां पे कुरान मजीद की तिलावत करने वाला कौन है, ये देम आपके पास एजेंट रहा, ये एजेंट है, क्योंकि तिलावत की जा रही है उनके जरिए। ये क्या है, तिलावत करने वाला है, और तिलावत करने वाला काम को करने वाला काम रिसाइट की जा रही है। यहाँ पे रिसाइट को रीड को रिसाइटेड कर ले, सॉरी रिसाइटेड कर ले। ये रिसाइटेड जो है ये किसके लिहाज से हो रही है, ये देम के लिहाज से हो रही है। तो यहाँ पे ये देखिए काम करने वाला यहाँ पे भी यही है। यहाँ पे मैं बाइलिंगुअल लिख लूं, काम करने वाले कौन है, काम करने वाले यही देम है। लेकिन इसको हमने देखिए प्रेपोजिशन आया हुआ है, और प्रेपोजिशंस के लिहाज से अगर आप मेरे टॉपिक को देखें, प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा अपना ऑब्जेक्ट ले सकती है। समझ आ रही है? तो इसी वजह से ये ऑब्जेक्टिव केस हमने डाला है, वरना काम करने वाले यही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस हमने डाला है क्योंकि रिसीवर ऑफ एक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, यही है। अब देखिए ये बात किस पे जा रही है, मैंने कहा ये जो काम हो रहा है ये किस पे हो रहा है, ये काम को कौन रिसीव करता है, होली कुरान। तो काम को रिसीव करने वाला हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो क्या ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट नहीं था? तो मैंने क्या बताया, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो भी सब्जेक्ट बन सकता है। देखिए जिसके बारे में बात की जा रही थी वो क्या है, कुरान मजीद है। यहां पे हमने फोकस को चेंज किया। देखिए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अभी बात जो है कुरान मजीद के बारे में हो रही है, और यहां पे बात किसके बारे में, दे के बारे में हो रही है। यानी जिसके बारे में फोकस करें, अभी फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि भाई अहमद उठ जाए, तो अहमद उठ जाएगा। पूरी क्लास में मैंने फोकस किस पे किया है, किसके बारे में मैंने बात की, मैंने अहमद के बारे में बात की है। और फिर अगर मैं कहूं कि नहीं रेहान कोटे, तो अब मैंने किसके बारे में बात की, रेहान के बारे में बात की। यानी फोकसिंग इज अ थिंग दैट वी टॉक अबाउट समवन, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट है क्योंकि जुमले के स्टार्ट में, अभी देखिए इसमें अप्लाई कर ले कि सब्जेक्ट है कि नहीं है। अब ये जुमले की शुरुआत में इस्तेमाल है कि नहीं है, इस्तेमाल है, बिल्कुल सब्जेक्ट है। उसके बाद इसके बारे में बात की जा रही है कि नहीं, बिल्कुल की जा रही है, तो सब्जेक्ट है कि नहीं है। अब देखिए ये नॉन डू रिफ्लेक्शन है कि नहीं, इसलिए कोई काम कर रहा है। और
खुदा ना यार सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट, ये किताब कोई काम कर रहा है पूरा, इस पे तो काम किया जा रहा है। तो इसी वजह से हमारे पास क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट हुआ। समझ आ रही है? तो उम्मीद है कि भाई आप सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पहचान लिए होंगे कि भाई सब्जेक्ट हमारे पास क्या चीज है। अब जरा देखिए सब्जेक्ट बात जो वर्ब है, इस वर्ब को हमने समझना है क्योंकि हम सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। शॉर्टली मैं कहता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अब मैं शॉर्टली आपको वर्ब की बात कर रहा हूं। वर्ब हमारे पास जो है ये शो करता है किसी एक्शंस को और स्टेज को, ठीक है। अब स्टेट से मुराद क्या है? स्टेट से मुराद है हमारा यानी हैपनिंग एंड पोजीशन। इंशाल्लाह पे वर्ब में मैं ये प्रॉपर्ली यानी डिस्क्राइब करूंगा कि भाई ये पोजीशन और हैपनिंग और एक्शंस क्या होते हैं। ये तीन चीजों का नाम क्या होता है? वर्ब होता है। अब जरा देखिए हम तो बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है और एग्रीमेंट क्या है, और फिर मैं बोलूंगा, बताऊंगा आपको, ये प्रूफ करूंगा कि भाई ये बात गलत है। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट की जो रूल्स है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो गलत हो रहा है। अगर आप कहें कि भाई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, स्टूडेंट्स को कंसेप्ट दे, स्टूडेंट्स को क्रिएटिव बनाए, अगर आप स्टूडेंट्स को यही बात कर लें कि भाई ये वर्ब और सब्जेक्ट एग्रीमेंट है, वो सब के सब जुमले को ठीक करेगा। समझ आ रही है ना? कैसे ठीक करेगा? जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अब सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हमारे पास होता है टू टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करें किस चीज में? इन अ सेंटेंस। ये सब्जेक्ट है। जिसके बारे में हम बात कर ले वो हमारे पास क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब देखिए, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? यहां पे नीचे आ जाए, दोनों जगह छोड़ ले। अब देखिए दूसरा है वर्ब, क्योंकि हम सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं कि इनका आपस में एग्रीमेंट क्या हुआ है, मायदा क्या हुआ है कि किस तरीके से। लेकिन ये रूल एंड रेगुलेशन की नहीं है, इसका मैं प्रॉपर्ली तरीकेकार बताऊंगा, प्रॉपर्ली तरीकेकार बताऊंगा। अगर किसी ने मुझे इस बात की कर ली तो मैं अपना नंबर आपको दे देता हूं, तो फिर मुझे प्रूफ करके दे दे। समझ आ रही है ना? तो मैं यहाँ पे आपको ये प्रूफ करने नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं आपको वो सवाल बताता हूँ कि भाई ये मुकम्मल तौर पे गलत है। कैसे गलत है और प्रूफ करने के लिए मैं फिर दूसरी वीडियो आपको बना के दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। समझ आ रही है? ये बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसी वजह से मैं इसको आपको सिर्फ बता देता हूं कि भाई आप यू शुड नीड टू अवेयर, यू शुड नीड टू स्टे अपॉन दिस काइंड ऑफ नेगेटिव एजुकेशंस। गॉट इट? ट्रेडिशनल एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन के बारे में आप स्टैंड ले लें कि भाई ये क्या तरीके का है। किताब में जो लिखा है बस वही हमें पढ़ाया जाता है, रात को स्टडी की जाती है और सुबह पढ़ाया जाता है। क्यों यार? क्रिएटिव बनना है। इंडिया क्यों आगे जा रही है? बिकॉज ऑफ कंसेप्चुअल स्टडी। हम क्या करते हैं? किताबों की लिखी हुई, जो किताब किसने लिखा है, ऑक्सफोर्ड ने लिखा है तो ऑक्सफोर्ड को फॉलो करते हैं। खवा उसने गलत भी लिखा हो ना, वी आर फॉलोइंग, बट ये कानून है, ये रूल है। फिर रूल किधर है? फिर अंग्रेजी के पीछे जाना पड़ता है। फिर यही कहता है कि भाई ये अंग्रेजों का रूल है, ये हमें क्या पता। समझ आ रही है? तो इस चीज को देखिए। अब वर्ब क्या है? वर्ब हमारे पास एक्शन एंड स्टेट को जो दिखा है तो वो हमारे पास वर्ब होता है। अब सब्जेक्ट की जो बात करें, हमारे पास सब्जेक्ट हमारे पास दो किस्म के हैं। जो सब्जेक्ट है ये दो किस्म के, एक हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, दूसरा हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है। एक सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। सिंगुलर सब्जेक्ट से मुराद क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट से मुराद है जो भी चीज है, बुनियादी तौर पर कोई भी सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है। सब्जेक्ट या तो आपके पास नाउन होगा और या प्रोनाउन होगा। और नाउन क्या है? नाउन सिंगल थिंग्स को कहते हैं, सिंगल को कहते हैं, और उसके साथ एस और ई एस और आई ई एस लगाए तो वो हमारा क्या बन जाता है? वो प्लूरल बन जाता है। समझ आ रही है? यानी जो हमारे सामने जिसके साथ एस और आई एस या ई एस लगाए तो हमारा क्या बनता है? प्लूरल बन जाता है। और बेसिकली प्लूरल सब्जेक्ट बनता है। और बेसिकली जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है, जो बुनियादी तौर पर फंडामेंटली होता है वो सिंगुलर होता है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस एस और आई ई एस लगाए तो वो प्लूरल में कन्वर्ट होता है। ये बात समझ लें। और इसी तरह हमारे पास जो वर्ब होता है ये भी दो किस्म के होता है। एक इसको हम कहते हैं सिंगुलर वर्ब
और दूसरा हमारे पास प्लूरल वर्ब कहलाता है। एक सिंगुलर, दूसरा प्लूरल वर्ब कहलाता है। अब जरा देखें, ये अपोजिट है। अब सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगा दे तो वो प्लूरल बन जाता, लेकिन जिसके साथ एस आर ई एस लगा हो, एस ई एस आर आई ई एस लगा हो, तो वो क्या कहलाता है? सिंगुलर वर्ब कहलाएगा। जैसे कि मैं बोलूं कि गोज, और गोज हमारे पास सिंगुलर वर्ब को हम V5 कहते हैं। क्या कहते हैं? V5 कहते हैं। अब देखिए, इसके साथ जब इससे गोज मिठा दे, यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ एस आर ई एस या आई ई एस मिठा दे, तो वो क्या बन जाता है? वो प्लूरल बन जाता है। तो ये क्या बनेगा? गो बनेगा। तो गो हमारे पास क्या है? V1 है। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई किसी सब्जेक्ट के वर्ब के साथ जब हम एस आर ई एस ऐड करते हैं, एस आर ई एस आर आई ई एस ऐड करते हैं, तो ये कन्वर्ट होता है सिंगुलर वर्ब में, सिंगुलर वर्ब में कन्वर्ट होता है। और जब सब्जेक्ट के साथ एस आर आई ई एस कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या है? आपस में अपोजिट है। ये आपस में क्या है? अपोजिट है। बिल्कुल एस के साथ एस आई एस कन्वर्ट, एस आई एस ई एस आई ई एस कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बनता है? ये प्लूरल बनता है। और एस के साथ आई ई एस कन्वर्ट करोगे तो ये सिंगुलर बनता है। सब्जेक्ट के साथ करोगे तो ये प्लूरल बनेगा, और वर्ब के साथ करोगे तो ये सिंगुलर बनेगा। और ये क्या बनेगा? ये प्लूरल बनेगा। समझ आ रही है? तो ये आपस में इनवर्स है। तो यहां तक बात समझ आ गई। इसी चीज को कहते हैं कि क्या? अब जरा देखिए, अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट को क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब की जरूरत होगी। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब को क्या लगाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब की जरूरत होगी। इसी चीज को हम क्या कहेंगे? इसी चीज को कहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन यहां पे अब देखें, इस चीज को जो आप रूल एंड रेगुलेशन के साथ समझ लेते हैं, तो रूल एंड रेगुलेशन ये है कि भाई इसी को कहते हैं रूल एंड रेगुलेशन लो। लेकिन ये रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, इसमें कंसेप्ट और फैक्ट है। अगर ये रूल एंड रेगुलेशन, अभी एग्जांपल को देख लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आप मुझे बताएं कि ये क्या वजह है और किस वजह से यही रूल उस पे अप्लाई होगा, लेकिन वो जुमला गलत कहलाएगा। किस तरीके से? इसको जरा कॉपी कर ले, इनको नोट कर ले, फिर मैं आपको बता देता हूं कि भाई किस तरीके से आप इसको गलत साबित कर सकते हैं। जरा देखिए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब की जरूरत होती है, तो तब हमारे पास वो जुमला ठीक रहता है, अदरवाइज वो गलत रहेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर सिंगुलर को सिंगुलर में दे दूं और प्लूरल को प्लूरल दे दूं, फिर भी वो जुमला गलत होता है, फिर भी वो जुमला गलत होता है, वो ठीक नहीं रहता। अब जरा देखिए, ये एग्रीमेंट, ये रूल नहीं अप्लाई होता। किस तरीके से? उसके लिए कोई और कंसेप्ट है, कोई फैक्ट है, कोई फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। समझ आ रही है? लेकिन वो हम जानते नहीं है, फिर कहते हैं कि ये रूल एंड रेगुलेशन है। समझ आ रही है? अब जरा देखिए, यहां पे मैं लिखता हूं कि ही इज आर एम reciting the holy book। ठीक है, एक जुमला ये रहा। दूसरा जुमला ये रहा, he have reciting the holy book। और थर्ड जुमला जो है वो यहां पे लिखता हूं, he does has as reciting the holy book। अब जरा बात को समझने की कोशिश करें। आपका सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कानून के लिहाज से, जो कानून कहते हैं इसको, उसके लिहाज से कहते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट को यहां पे खूबसूरत तरीके से लिखे, सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ड की जरूरत होगी, तो वो जुमला ठीक रहेगा। और प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल
वर्ब की जरूरत होगी तो वो जुमला ठीक रहेगा। ये हमारे पास कमिटमेंट है, ये बात है। अब जरा देखिए, मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये क्या है, ये वर्ब पे मैं आपको बता दूंगा कि वर्ब में सिंगुलर क्यों कहते हैं और प्लूरल उस पे क्या होता है, ठीक है ना। ये सब कुछ मैं बता दूंगा, लेकिन ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह फिर वर्ब के टॉपिक में आपको पढ़ा दूंगा, वहां से आप क्लियर कर लोगे। और किसी को भी अगर डाउट हो तो इंशाल्लाह मैं मुझे कमेंट्स में बता दें, फिर मैं आपको उसको रिस्पांस कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे पास क्या है, ही। ये हमारे पास सिंगुलर है और सिंगुलर क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखिए, इसको सब्जेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो बात हो रही है इसके बारे में हो रही है, ये स्टार्ट में इस्तेमाल है और ये प्लूरल कनेक्शन है, जिस वजह से इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। समझ आ रही है ना, ये बात सबको क्लियर है। अब देखें, सिंगुलर है तो सिंगुलर में इसमें क्या लगता है, सर यू तो हमारे पास, आर तो हमारे पास यू के साथ और प्लूरल फॉर्म के साथ लगता है, ये तो बिल्कुल गलत रहा। सर एम तो बिल्कुल सिंपल ही आई के साथ लग जाती है, तो ये भी सब्जेक्ट, ये भी गलत रहा, तो हमने इसको एज लगाया। मैंने कहा बिल्कुल वेरी गुड। तो आपने कहा कि सर ही इज रिसाइटिंग द होली बुक, ये जुमला ठीक है। मैंने कहा क्यों ठीक है, आपने कहा कि सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब है। अगर आप यहाँ पे यू लगाए और एस को सेलेक्ट करें या ही लगाए तो आर को सेलेक्ट करें, तो यार आर प्लूरल है तो इसके साथ आप नहीं लगा सकते। मैंने कहा वेरी गुड, ये आपको पता है, बहुत जबरदस्त रिस्पांस दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या है कि ही, ये आपके पास सब्जेक्ट है तो हैव लगाया जा सकता है कि नहीं, आपने कहा सर नहीं, हैव तो नहीं लगा सकते, क्योंकि हैव हमारे पास क्या है, हैव तो हमारे पास प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल के साथ लगा जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। मैंने कहा ठीक है, ये सिंगुलर है तो हैज मैंने लगा दिया। अब मुझे ये बताएं कि सिंगुलर सब्जेक्ट को मैंने सिंगुलर वर्ब दिया है, तो ये जुमला क्या ठीक है। देखिए आपकी कानून किधर है, आपका रूल किधर है, सिंगुलर सब्जेक्ट को मैंने सिंगुलर वर्ब दिए, हैज क्या सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है सर, हैज नहीं लगता। तो यहां पे सवाल ये है कि जब हमारे पास ये हैज है सिंगुलर सब्जेक्ट और फिर ये जुमला आप क्यों गलत करते हैं, इसका रीजन आ जाए। बच्चे अंग्रेजी को पढ़ना चाहते हैं, समझ आ रही है ना, इसके रीजन मुझे दें, बताएं क्यों हम इसको गलत कंसेप्ट करते हैं। अब क्या कहेंगे, किसी से भी पूछे, किसी टीचर से, उसका जवाब मैं बताता हूं, वो ये बोलेगा मुझे पता नहीं कि ये क्यों करते हैं इस तरह, मुझे इस चीज का बिल्कुल इल्म नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दिस काइंड ऑफ mature and this kind of issue, that why they don't clear this for the students. The basic reason is that maybe they don't know about this knowledge, they don't know about this concept, because we follow rule and regulation each and every day, but English is not name of rule and regulation. अब जरा देखें, क्या ये गलत नहीं हो रहा है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो ठीक है, इसको ठीक होना चाहिए। अब हम कहेंगे, क्या कहेंगे, अब ये कहेंगे कि नहीं यहाँ पे तो हमारे पास ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में हम एज ए मान लगाते हैं। क्यों भाई, क्यों लगाया अंग्रेजों ने, रीजन मुझे बताएं। देखिए कोई भी अंग्रेज एक ऐसी कौम है कि वो कभी भी बेमकसद कोई बात नहीं करता, उन लोगों ने क्यों एज ए मान लगाया वहां पे कंटिन्यूअस के साथ, यानी V4 के साथ, आईएनजी फॉर्म के साथ, जेरेड फॉर्म के साथ, उनने वो एज मान लगा रहे। रीजन मुझे बताएं, वो रीजन बताएं। और आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आपने नहीं बताया, आपको पता नहीं है, तो फिक्र रहे, इंशाल्लाह मैं आपको इसका प्रॉपर्ली वे बताऊंगा, लेकिन बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, तो मैं लंबी वीडियो की वजह से फिर कहता हूं कि भाई ये कैसे होगा, क्योंकि जब कंसेप्चुअल और फैक्चुअल बात करोगे, when you talk about in concept and fact, it means it need the time. It needs a time. If you don't have a time, if you don't give some time for this conceptual and fact knowledge, it means this will be dangerous for you. अब यही बात है कि मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं 1 घंटा में अक्सर भी कहीं किसी कॉलेज में जब रहता हूं तो मैं सवाल करता हूं सबके साथ कि सर प्लीज क्लास जो है वो कम से कम 1 घंटे से ज्यादा होना चाहिए, क्या ताकि स्टूडेंट्स को आप कंसेप्ट तो दें। सिर्फ इसका मकसद नहीं कि क्लास में जाएं और स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर लें और सिर्फ ट्रेडिशनल टीचिंग कर लें तो खत्म कर लें। नथिंग इज दैट, देयर इज लॉट ऑफ, it is very interesting things. English is very interesting, but you should need to friendship him. You should need to make him friends. Got it? इसको अपना दोस्त बनाइएगा, फिर आप देखिए कि भाई ये क्या होता है। अब जरा यहाँ पे देखिए, ये सारे के सारे आपके सामने है कि नहीं, ये सारे के सारे आपके सामने, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है कि नहीं है। अब जरा देखिए, आप इसको सेलेक्ट करते, रीजन, इसको आपने क्यों सेलेक्ट किया, इसका रीजन चाहिए मुझे। What is the reason behind it that you are select just is? Because has is also singular and does is also singular. But in a continuous, in a gerund form, in a V4 form of form, you don't use like has and
डज। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अंग्रेजी ने इसको क्यों लगाया? तो यही रीजन है कि जो आपका रूल एंड रेगुलेशन है ये बिल्कुल आपके रूल एंड रेगुलेशंस के लिहाज से क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशंस के लिहाज से ये अप्लाई नहीं होता। ये ठीक है, लेकिन इसके लिए कंसेप्ट एंड फैक्ट की जरूरत होती है। तो इंशाल्लाह इस कंसेप्ट और इसका रीजन बताने के लिए मैं एक और वीडियो अपनी बनाऊंगा। तो तब तक इजाजत दीजिए, अपने सर को देखिए। मैं आपको एक बात बता दूं, बेटा अगर पढ़ना है ना तो प्रॉपर तरीके से पढ़ना शुरू करें। अंग्रेजी इतनी जबरदस्त जुबान है ना कि ये आपको जिंदगी भर इज्जत दे, ये कभी भी आपको डिसग्रेस नहीं करता। लेकिन लेटर नॉलेज इज डेंजरस फॉर एल। तब तक इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स में लाजमी बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और ये भी बता दीजिए कि सर आपके टीचिंग और आपका प्रोसेस जो है आप मेरे साथ 100% एग्री है कि नहीं है। अगर किसी के पास इसका जवाब हो तो लाजमी मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा 0341913640 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। वंस अगेन 0341913640। अगर किसी ने मुझे इसका जवाब दे दिया कि अंग्रेजों ने क्यों इस एस को कंटिन्यूअस में रखा और डज और हैज को कंटिन्यूअस में रखा, मासिवाय मेरे स्टूडेंट जिस लोगों ने मेरे मुझसे ऑफलाइन क्लास ली है उसके अलावा बाकी जिसने मुझे वो जवाब दे दिया तो उसको मेरी तरफ से इंशाल्लाह हाइडन रिवार्ड मिलेगा, हाइडन गिफ्ट मिलेगा। तो इंशाल्लाह वो मैं उसको भेजूंगा लाजमी। तो तब तक इजाजत दीजिए अपने सर को। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।